देख रहे हैं इंडिया डेली 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नैना यादव। नमस्कार। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं आशीष पांडे और मैं हूं आपके साथ ऋतु। और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में जिन बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए वो आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे संसद की कार्यवाही की, किस तरह से हंगामेदार कार्यवाही लगातार हो रही है। अब इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है, भारत विरोधी ताकतों से जुड़ने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद तो अब सदस्यता खत्म करने की मांग पर भी अब अड़े हुए हैं। ये पूरा मामला क्या है बताएंगे विस्तार से। क्या ये सिर्फ सियासी वार है या बड़ा टकराव आने वाले वक्त में होने वाला है? साथ ही साथ यूपी की सियासत में बड़ा संदेश देखने को मिल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। गठबंधन की अटकलों को उन्होंने साजिश बताया और इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या हाथी फिर अकेले दम पर मैदान मारता हुआ नजर आएगा। और तीसरी खबर में जहां हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडोरी की, जहां से आई मार्मिक तस्वीर ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जमीन विवाद से परेशान एक शख्स जन सुनवाई में घिसटते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते उसे लंबे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा था। कोर्ट और तहसील के चक्कर काटने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। क्या अब उसकी आवाज सुनी जाएगी? ये सवाल इसके जरिए पूछा जा रहा है। और ये 3 बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे विस्तार से चर्चा और विस्तार से इस पर अपडेट भी लेंगे। हमारे साथ तमाम जो लोग ग्राउंड से जुड़ेंगे उनसे भी जानकारियां लेंगे। हालांकि सबसे पहली स्टोरी जिसमें हम बात करेंगे संसद को लेकर जारी सियासत की, संसद से सियासत तक छिड़ी उस जुबानी जंग की जिसने राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यहां पर जिस तरीके की राय रखी है उसको लेकर के लगातार जो वार पलटवार है उसका दौर जारी है। और वही मायावती को लेकर जो बात सामने आ रही है कि वह अब मैदान में अकेले उतरने वाली है। और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जब ये सीधे तौर पर बयान दिया गया जिसमें सीधे तौर पर यह ऐलान किया गया कि बीएसपी इस बार के चुनावी मैदान में अकेले ही कंटेस्ट करेगी। और तीसरी बड़ी खबर जिस पर न्याय की चौखट पर घिसटता हुआ, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता हुआ व्यक्ति पहुंचा। तो 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो तस्वीर जो राजधानी दिल्ली से लगातार देखने को मिल रही है। संसदीय कार्यवाही के दौरान बजट सत्र चल रहा है, लेकिन ये बजट सत्र शुरू से अभी तक सिर्फ हंगामेदार नजर आया और कुछ नहीं। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। राहुल गांधी को सीधे सीधे भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़े होने की बात कह दी है और ये भी कहा है कि राहुल गांधी विदेश और देश में नक्सली या चरमपंथी विचारधारा या जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मुलाकात करते हैं। किरण रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि देखिए विपक्ष का एक नेता होता है, पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी का बर्ताव रहा, चाहे बात सदन के बाहर जाकर लोगों को गद्दार बताना हो या नाटकीय रूप में धरना देना हो या फिर अनपब्लिश्ड किताब के पढ़ने पर जोर देना हो, इन सारी बातों को लेकर किरण रिजिजू लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो रिजिजू ने आगे भी कहा कि संसद में राहुल का बर्ताव बेहद बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन संसद के बाहर जाकर लोगों को देशद्रोही कहना, ड्रामा वाले सिट इन करना और एक अनपब्लिश किताब लहराना, ये सब बच्चों जैसा बर्ताव है। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है, जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। तो आप
आपने सुना यहाँ पर किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया और लगातार वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी किरण इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। किरण, ये पूरा सत्र ये कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र होता है, लेकिन बजट सत्र के दौरान जो तमाम तस्वीरें देखने को मिली, चाहे बात सदन के अंदर की हो या फिर सदन के बाहर की, विरोध प्रदर्शन रहा, विपक्ष के तौर पर अनपब्लिश किताब को लेकर भी इस पर जमकर हंगामा होता रहा और यही वजह है कि अब लगातार बीजेपी भी निशाने पर ले रही है राहुल गांधी को। निशिकांत दुबे ने तो सदस्यता रद्द तक करने की मांग कर डाली है। अब बिल्कुल, देखिए जो अभी हम जिनको खास तौर से कोट कर रहे हैं, किरण रिजिजू, उन्होंने जो कहा कि इससे पहले ऐसा एलओपी जो है वो हमने नहीं देखा, विपक्ष का ऐसा नेता हमने कभी नहीं देखा जो विपक्ष को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हो और इस तरह की बातें वो कहता हो। ऐसे कई बयान आए हैं सामने जिसके लिए कहा तो जाता है राहुल गांधी की तरफ से कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, चाहे इलेक्शन कमीशन को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, ब्राजील की मॉडल को वो लेकर के आ गए, मीडिया के सामने उन्होंने तमाम बातों को रखा, एक बड़े एलईडी स्क्रीन पर तमाम जो है बातें उन्होंने रखी। लेकिन वही जब बात उनसे पूछी जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि अगर आपके पास इतने तमाम सबूत हैं तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई बयान या फिर उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान जो है या उनकी गठजोड़ में तमाम पार्टियों की तरफ से कोई बयान जो है वो निकल करके सामने नहीं आता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सिर्फ आरोप लगा करके निकल जाना ये राहुल गांधी की एक आदत सी बन गई है। और ऐसे में आपने भी नैना कई बार देखा होगा कि कितने मानहानि के केसेस जो है राहुल गांधी पर हुए, यहां तक कि उनकी सदस्यता भी एक बार जो है वो चली गई, लेकिन फिर वापस से जो है उनको वापस से रखा गया और वो सांसद के तौर पर आज सदन के अंदर में मौजूद, लेकिन वहां पर स्टिल अभी भी जो है अपनी बातों को रख रहे। देखिए, विपक्ष का काम और एक विपक्ष की मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी लोकतंत्र में कि वो अपनी बातों को पुख्ता और सही तरीके से रखे, जो सरकार को आईना दिखाए कि आप यहां पर जो है वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी आपके पास में एक पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, आपके पास ऐसी ठोस बातें होनी चाहिए जिसको जब आप पटल पर रखें तो उस बात पर सहमति जो है सब कोई जता सके और खासतौर से जनता जताए। किरण, इसके अलावा ये सवाल रहेगा क्योंकि कई दफा जॉर्ज सोरोस को लेकर के बात सामने आती है, सोरोस के साथ जो उनका गठजोड़ है इसको लेकर कई दफा वो सवालों के घेरे में रहे हैं। देश के बाहर जाकर के लोकतंत्र पर भारत के भीतर सवाल खड़े करना कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है, इसको लेकर तस्वीर पेश करना, ये तमाम चीजें, ये तमाम कड़ियां जो जुड़ती हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है और खास तौर पर एलओपी को लेकर के जो बात सामने आती है, जो उनका धर्म होता है। कहा जाता है कि सदन के भीतर जनता के मुद्दों को उठाइए, लेकिन उससे इतर सारे काम हो रहे हैं सदन के भीतर, हंगामा, इसके अलावा सियासत, हम देखते हैं कि नारेबाजी होती है, मेज पटके जाते हैं, मेज पर कागज फाड़े जाते हैं, इन तमाम चीजों को हम देखते हैं, लेकिन मुद्दों को कब एड्रेस किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को ये लगता है या फिर ये हम कहें कि जितने विपक्ष में बैठे हुए जितने सांसद हैं उनको ये लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो हम मुद्दे के तौर पर यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार जो है इसको एड्रेस नहीं कर रही या फिर प्रधानमंत्री इस पर जो है अपना संबोधन या बात जो अपना भाषण है वो ये नहीं दे रहे, या क्लैरिफिकेशन अगर सीधे तौर पर कहे जो विपक्ष की मांग होती है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन सबके बीच में जब आप सदन के अंदर में किसी बात को उठा रहे हैं तो फिर उसे सड़क पर लेकर के क्यों जा रहे हैं, फिर सड़क पे उस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं? यानी किरण, एक और बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया है। अब एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक जानकार ये भी कह रखे हैं कि ये आने वाले वक्त में ये टसल और आने वाले वक्त में और बढ़ती हुई नजर आएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह से पहले ही खासतौर से सरकार की तरफ से नाराजगी है और इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को क्रिएट भी किया जा रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि राहुल गांधी पर या किरण रिजिजू या ये ऐसे तमाम जो बयान सामने आते हैं ये दरअसल अविश्वास प्रस्ताव की बौखलाहट है। देखिए, ऐसे आरोप तो राहुल गांधी या तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जाते हैं सरकार के ऊपर में, ताकि अगर ईडी की जांच हो रही है तो ये भी सरकार की तरफ से कराया जा रहा है, सीबीआई जांच हो रही है तो ये भी सरकार की तरफ से हो रहा है, अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो सरकार बोलने नहीं दे रही है। सदन में आप तमाम बातें रखते हैं लेकिन आपको सरकार फिर भी बोलने नहीं देती, आप सड़क पर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार आपको काम नहीं करने देती। तो ऐसे तमाम चीजें हैं क्योंकि अपनी क्लैरिफिकेशन में कुछ तो कहना होगा और संभवतः मुझे यही लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव, देखिए आज ऐसा नहीं है कि पहली बार लाया गया,
गया है। इससे पहले भी कई बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, जिसको लेकर के सरकार ने भी उसको जो फेस किया है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट उस वक्त में रही हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, और विपक्षियों ने बिल्कुल तमाम इन किरण, हथियारों का 3 बार इस्तेमाल ये सदन जो के है अंदर जरूर अविश्वास किया है। प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी और तीनों बार ही वो चीजें पूरी होती हुई नजर नहीं आई हैं। हालांकि वापस लौटते हैं राहुल गांधी पर ही, और यहां पर अब बात हो जाती है किरण, एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन की वैल्यू यहां पर आप समझिए कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वो सामने खड़े होते हैं और सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जितने अपोजिशन वाले लोग उनकी बात और सरकार को घेरने के लिए या जनता की बात करने के लिए। लेकिन जब उनका ये व्यवहार रहेगा और उसके बाद से किरण रिजिजू साफ कह रहे हैं कि बच्चों जैसा बर्ताव है, तो वो वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रह जाती है। तो उनको सीरियस वैसे भी नहीं फिर कोई लेगा, और ना ही ले रहा है। बिल्कुल, देखिए आपका व्यवहार ही जो है आपको और आपकी जमी को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और ये व्यवहार जो है वो जरूर होना चाहिए, वो चाहे पक्ष में हो या फिर विपक्ष के अंतर्गत हो। लेकिन अभी सवाल तो राहुल गांधी को लेकर के बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान आता है, देखिए रवनीत सिंह बिट्टू जब उनकी पार्टी में थे तो बड़े नेता थे और सीट जिता कर देते थे, खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने इस बात का जिक्र किया। लेकिन जैसे ही वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, आप उनको ट्रेटर कह देते हैं, मेरा ट्रेटर दोस्त आ गया। ये आपकी बचकानी हरकत है, और यही तमाम ऐसे शब्द है जिसको यहां पर जो है पकड़ा जा रहा है, लपका जा रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन्हीं सबको बुराने की कोशिश करते हुए जो है बीजेपी और किरण रिजिजू की भी अगर मैं बात कर लूं, केंद्रीय मंत्री की बात कर लूं, तो बिल्कुल वार पलटवार का दौर जो वो देखने को मिला। सदन में संग्राम है, लोकतंत्र पर सवाल है। लगातार राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई कहीं ना कहीं जिस तरह से अब तक वो चीजें करते आए, और उसके बाद से उनकी वैल्यू को लेकर भी, उनको सीरियस लेने को लेकर भी बीजेपी इसीलिए लगातार उन पर हमलावर रहती है और मजाक कहीं ना कहीं उड़ाते हुए भी नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया किरण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलों पर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 27 की तरह अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। और वहीं मायावती ने गठबंधन की खबरों को विरोधियों की साजिश बताया। कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए फेक न्यूज फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बीजेपी पर अंबेडकर विरोधी सोच का आरोप लगाया और दो टूक शब्दों में कहा कि गठबंधन से बसपा को हमेशा नुकसान हुआ है। साथ ही दिल्ली में नए बंगले की अलॉटमेंट पर उठे सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया, और जवाब देते हुए उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी किया। यानी संदेश साफ है, बसपा 2027 में हाथी की मस्त चाल के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी। तो क्या यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला तय है? क्या बसपा दोबारा 2007 जैसा इतिहास दोहरा पाएगी या कुछ और खेला हो जाएगा? क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं? इसको लेकर के अनुज हमारे साथ संवाददाता कनेक्ट हो गए हैं। अनुज से जान लेते हैं। अनुज, जो आज बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया है, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब तो चुनावी मैदान में बीएसपी अकेले ही लड़ेगी, लेकिन यह हाथी की चाल रहेगी कैसे और किसका अंदर खाने अंडरग्राउंड में सपोर्ट करेगी, इसको लेकर के चर्चाएं बहुत की जा रही है। और जो विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट है, वो ये मानते हैं कि ये दूसरी चाल है समीकरणों को साधने का। और बिल्कुल जिस तरह से आज बसपा चीफ मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी जो अटकलें थी उस पर विराम लगा दिया, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पहला पॉइंट ये। और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जनवरी 2026 में जब दिल्ली में एक टाइप 8 का बंगला जब अलॉट होता है तो लोग इस बात से सिरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी के साथ बसपा जा सकती है या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है या 2027 में कोई भूमिका दिख सकती है या कोई ऐसे समीकरण सेट हो सकते हैं, उसको लेकर चर्चाएं थी। उन्हीं चर्चाओं को विराम लगाते हुए कहा कि इस तरह से विरोधियों की साजिश है कि इस तरह के एजेंडे किए जा रहे हैं और साजिशन इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। और वो जो टाइप 8 का जो बंगला है वो सुरक्षा कारणों से उनको दिया गया है, जिससे पहले अलॉट किया गया था। तो उससे कहा कि टाइप 8 के बंगले को फिलहाल गठबंधन से ना जोड़ा जाए और जो बसपा सुप्रीमो मायावती साफ तौर पर कहना वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से 2007 में अकेले अपने और दम पे इस चुनाव बयान लड़ेंगे। के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सपने भी टूटे हैं।
खासकर एआईएमआईएम कोशिश कर रहा था, अगर उनके बात की जाए, वो कोशिश कर रहे थे कि बीएसपी के साथ, मतलब वो उनके बयान सामने आ रहे थे कि बीएसपी के पास वो जा सकते हैं, लेकिन अब मैसेज सटीक और क्लियर है कि बीएसपी जो वो अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी समझना यह है कि 2007 वाली रणनीति या 2007 वाली जो तस्वीर थी वो एक बार फिर से बसपा कैसे दोहराएगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर जाएंगे तो बीएसपी की जो वोट बैंक है वो उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ बीएसपी अब पूरी तरह से वो पार्टी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है, कोई मायावती के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव दर चुनाव मायावती इलेक्शंस हारी हैं, सीटें नहीं आई, पर वोट अगर परसेंटेज देखेंगे तो थोड़े बहुत वोट उनके परसेंटेज बड़े हैं, भले सीटें नहीं आई हैं। पर इस बार जिस तरह से 2007 का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अख्तियार किया था, अब उसी रणनीति के तहत ब्राह्मणों को साथ देने के साथ साथ, पिछड़ों को साथ देने के साथ साथ अन्य जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको साधने की कोशिश है। लगातार बैठकें की जा रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी आयोजित करने की एक कोशिश है, और कई सारे जो अभी बैठकें हुई थी इससे पिछले जो मायावती ने अपनी अगुवाई में करी थी, जिसमें कि तमाम सेंटर को छोड़ दिया गया था, यानी मध्य यूपी को छोड़ दिया गया था, पश्चिमी और पूर्वी यूपी के और बुंदेलखंड और के लोगों के जो पार्टी के पदाधिकारी थे, यानी जो उनके जो मेंबर्स थे उनको बुलाया गया था, और उसमें ही दिशा निर्देश दिए गए थे कैसे काम करना है, कैसे अटैक करना है, सबसे ज्यादा हमलावर अगर रही तो इसमें कोई शक नहीं कि जमीनी स्तर पर यह कहा जाए कि बूथ लेवल कमिटीज के माध्यम से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश जरूर है। जो जमीन खिसक चुकी है उसको एक बार दोबारा पाने की कोशिश है, लेकिन ये बड़ी चुनौतियां होंगी। क्या ये इसको ऐसे रूप में मानते हैं, क्योंकि चाहे बात 2022 के चुनावों की बात हो या 2024 की, 22 में तो मात्र एक सीट तक सिमट कर रह गए, 2024 में तो खाता तक नहीं खुला। ये बात अलग है कि अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 12 से 13% का वोट बैंक अभी बचा हुआ है बीएसपी का। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, पिछले कुछ वक्त से गठबंधन में आना फिर हटना, गठबंधन कभी भी बीएसपी के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नजर नहीं आता। पिछले अगर परिणामों को देखा जाए, क्या उन सारी गलतियों से सीख लेकर 2007 में इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये वाली राह इतनी आसान नजर आती है बीएसपी के लिए? देखिए, पहला पॉइंट तो सोशल इंजीनियरिंग, दूसरा पॉइंट अपनी जो वोट बैंक इनके साथ आज भी जुड़ा है, जो कि दलित वोट बैंक है, उसको अब सींचने की कोशिश रहेगी। तीसरी ओर मायावती ने साफ तौर पे इससे पहले जब इनके अनुभव रहे हैं गठबंधन के, बेहद कड़वे और रहे, बेहद तीखे रहे, उनका साफ तौर पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पे वार रहा है कि अखिलेश यादव अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि मेरे जो वोट बैंक है अखिलेश की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, और ये जानबूझ के एक रणनीति के तहत किया जाता है। इसलिए उनके जो अनुभव रहे हमेशा कट्टे मिट्टे रहे। पर एक चीज जाननी होगी, समझनी होगी 2027 के चुनाव को, कि लोगों का मानना है कि जो बसपा चीफ मायावती है कुछ ना कुछ अपनी मेहनत और करिश्मा कर सकती हैं, शायद किंग मेकर की भूमिका होगी, या त्रिकोणीय मुकाबला लड़ेंगे, या फिर किसी ना किसी को मतलब कहते हैं कि जब जो मेकर की भूमिका में होंगे या खुद ही किंग के रूप में उभरेंगे, दोनों जो चीजें इस पर पर्दा उठेगा 2027 के चुनाव के बाद ही। लेकिन ये देखना होगा कि 2007 वाले जो रिजल्ट है, क्या वो रिटर्न्स होते हैं मायावती के फेवर में होते हैं, नहीं होते, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और अब खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के डिंडोरी से, जहां मार्मिक तस्वीर सामने आई है। यहां कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान जमीनी विवाद से परेशान एक पीड़ित घिसटते हुए पहुंचा। उसे इस हालत में देखकर कई लोगों ने हैरानी भी जताई, हैरानी उन्हें हुई। पीड़ित का आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते उसे लंबे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा। तो देखिए, यही लगातार ये कहा जा रहा है कि वो लगातार चक्कर काटते रहा, चाहे बात अधिकारियों के हो या नेताओं तक अपनी बात पहुंचाई जाती रही, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। पहले भी कई बार न्याय मांगने आया, कोई समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता का नाम उमेश है, उसने अपनी आपबीती बताई और ये भी कहा चाचा के साथ में ज़मीनी विवाद है, कोर्ट और तहसील हर जगह पर यह विवाद चल रहा है, धोखे से ज़मीन अपने नाम की और लगातार अभी भी उसके परिजन उसे परेशान करते हैं। लेकिन आज ये तस्वीर देखिए किस तरह से वो रेंगते हुए यहाँ पर पहुँचा, अधिकारियों के कदमों में जा गिरा कि शायद अब तो उसकी कोई गुहार सुनेगा, अब तो कोई शायद उसकी बात को सुनेगा, लेकिन शायद उसे सुनने वाला कोई नहीं। मीडिया के कैमरों में तो ये उसकी तस्वीर या उसकी स्थिति ये कहा जाए कि उसकी कैद हो चुकी है, लेकिन क्या समाधान कुछ निकलेगा, अपने आप में ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और ये शख्स नहीं रेंग रहा है, ये वो न्याय की उम्मीद रेंग रही है जिसने इसने वोट देकर उस सरकार को चुना था। ये वो शख्स नहीं रेंग रहा है, ये वो एक उम्मीद सरकार से वहां के
लोगों से या जन सुनवाई केंद्र के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे उम्मीद लगाई ये शख्स जो है वो रेंगता हुआ नजर आ रहा है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी कोई बात सुनी जाए और उसे न्याय मिलता हुआ नजर आए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र का रुख करते हैं। विजेंद्र, ये तस्वीर देखने के बाद मन में कई तरह के सवाल और कई इमोशंस जागते हैं और सबसे जरूरी हो जाता है यहाँ ये समझना कि ये वही शख्स होगा जिसने सरकार चुनी होगी और उस सरकार के नुमाइंदों से, जो लोग वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे उम्मीद की होगी कि मुझे न्याय मिले। आज उसी न्याय के लिए एक शख्स को जमीन पर रेंगना पड़ रहा है। जी, बता दें मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कई तस्वीरें समय समय पर देखने को मिलती रहती है जो स्वास्थ्य विभाग की पुलिस चौकी दिखाई देती है। वैसे ही ये जो एक दिव्यांग शख्स है जो वहाँ पर रेंगता पहुंचा है, उसकी जमीन को कुछ लोगों ने, इनके जो रिश्तेदार हैं, इन लोगों ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद में वो लगातार प्रशासन से उन्हें छुड़ाने की अपील कर रहा था। जब थक हार गया तो वो उनके सामने लेटता हुआ, घुटनों के बल जाता हुआ और उनसे आखिरी एक गुहार लगाता हुआ दिख रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन उसकी मदद करे और उसको न्याय मिल सके। ऐसी कई तस्वीरें हमारे पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सामने आती रहती हैं और हमें अक्सर देखने को मिलती है कि जो इसमें कोई शक नहीं, ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन क्या जब आज जन सुनवाई में ये शख्स पहुंचा तो उसके बाद में कुछ एक्शन लिया गया? कलेक्टर खुद वहां पर मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी खुद वहां पर मौजूद थे, क्या संज्ञान लिया गया है? जी, बता दें उसके पहुंचने के बाद वहाँ का जो कलेक्टर है उन्होंने उसे आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो उसकी मांग है उसको पूरा किया जाएगा और कुछ तहसीलदार और जो अधिकारी है उनको भी उसकी जांच करने के लिए कहा गया है और उसके मौके पर जाकर उसकी तफ्तीश करने को भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें हम जो अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो ये व्यक्ति है, इसकी जो समस्या है, इसकी जो मांग है या इसकी जमीन छीनी गई है, इसको जल्द से जल्द इसकी जो कानूनी कार्रवाई है और जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसकी जमीन इसे वापस दिलाई जाए। सवाल बहुत हास्यास्पद है विजेंद्र, ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए ये व्यक्ति जो पहुंचा, ये न्याय के लिए तो थी ही तस्वीर, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके लिए है, उन नुमाइंदों के लिए है जो बड़े बड़े दावे करते हैं या यूं कहें खोखले दावे करते हैं। उनके दावों की पोल सी खुल गई है क्योंकि लापरवाही से बड़ा नाकामी दिखाता है। ये नाकामी है प्रशासन की, सिस्टम की, उस पूरे विभाग की। जी, बता दें हम इसको लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समय समय पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। कई अधिकारी प्रदेश के अंदर सस्पेंड भी किए गए हैं, ट्रांसफर भी किया गया है, उन्हें हटाया भी गया है। ऐसी तस्वीरों को देखकर ही जो सरकार है वो लगातार उनके पक्ष में काम करती है। अगर जो अभी डीएम ने उन्हें निर्देश दिए हैं, अधिकारी को जो निर्देश दिए हैं कि जल्द जल्द उसका काम नहीं किया जाता है, तो संभव है कि ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। विजेंद्र, ऋतु ने जो सवाल पूछा वो बड़ा वाजिब, और यहाँ पर ये भी जरा बताइएगा कि अभी तक जिस रूप में कई बार अलग अलग मोर्चों पे जाकर यहाँ पर पीड़ित ने अपनी आवाज उठाई लेकिन किसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्या उन जिम्मेदार लोगों पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इतने गंभीर मसले को या एक गरीब की आवाज को नजरअंदाज किया? ये बता दें हम आपको कि इस प्रकार की झुकती तस्वीरें या जिस प्रकार से प्रशासन की गलतियां सामने आती है उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर कार्रवाई भी करते हैं और हमने देखा भी है कि पहले भी इस प्रकार की कई कार्रवाई हो चुकी है। अगर जल्द ही इस व्यक्ति की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा या इसकी जांच करके सही आंकड़ा नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि इन अधिकारियों की जो प्रदेश के मुखिया कुछ कार्रवाई करें। विजेंद्र, अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि ठीक है, वो न्याय के लिए गया, तमाम तरह की मदद जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं आएंगे ना नीचे देखने कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये यहां पर यह है कि आखिर इस तरह की तस्वीर आ क्यों जाती है, वहां तक वो पहुंचता ही क्यों है कि इस तरह की तस्वीर देखनी पड़े। अब क्या वो जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर किसी तरह की कार्रवाई, साथ ही साथ अब उसे क्या आश्वासन दिया गया है, कब तक उसकी मदद की जाएगी और किन किन लोगों को या चेतावनी दी गई है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी? जी, वहाँ पे जो डीएम कलेक्टर है उन्होंने जो नीचे के तहसीलदार है, पटवारी है और जो भी लोग इसके अंदर इस कार्य के प्रति जिम्मेदार हैं उन लोगों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा किया जाए इसे, और उसको आश्वासन में दिया है कि जल्द से जल्द जो आपकी मांग है उसे पूरा कर दिया जाएगा और जो जिम्मेदार लोग हैं इन पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई के जरूर होगी।
लेकिन ये आने वाले समय में ही बता पाएंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल अभी तो डीएम ने उस शख्स को जो पीड़ित है उसको आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसकी मांग मान ली जाएगी और जो समुचित न्याय है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी देने के लिए। यहां पर सोचने की जरूरत यह है कि राजस्व विभाग की लापरवाही की तस्वीर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की उस छवि को धूमिल करती हुई नजर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भरोसा रखते हैं अपने अधिकारियों पर और जिम्मेदार लोगों पर कि वो लोग जन सुनवाई के दौरान ऐसे पीड़ितों की मदद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पीड़ित जो है वो न्याय के लिए घसीटते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद उन्हें न्याय मिले। यहां रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।